हेलो दोस्तों। हम आपके राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और कल हमने आपके राजस्थान के इतिहास में आमेर राजवंश को पूरा किया था। आज हम आपके एक नए राजवंश को लेके चलेंगे और वो है आपका मारवाड़। तो आज हम आपके मारवाड़ का इतिहास पढ़ने। किस चीज का इतिहास? आपके मारवाड़ का। आपका मेवाड़ का इतिहास हो गया, आपका आमेर का इतिहास हो गया और आज एक नया राजवंश आपके मारवाड़ का। ठीक है बच्चों, तो चलो हम चलते हैं आपके मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का इतिहास। जब आप मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हो तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक बात ये आनी चाहिए कि सर हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, ये मारवाड़ आखिर है क्या? मारवाड़ कहते किसको है? मारवाड़ का मतलब क्या है? तो इन चीजों को जानने से पहले आप एक तो दिमाग में इस चीज को सेव करो कि मारवाड़ का मतलब है एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम दिया गया था। कोई भौगोलिक क्षेत्र है और उस भौगोलिक क्षेत्र को किस नाम से डिनोट किया गया आपका? तो मारवाड़ के नाम से डिनोट किया गया। तो मारवाड़ क्या है? तो मारवाड़ एक आपका जो राजस्थान या प्राचीन काल में जिस हमें आपका राजपुताना कहते, उस एक पर्टिकुलर एरिया का भाग था, उसका नाम था क्या? आपका मारवाड़। याद रह जाएगा कि मारवाड़ क्या है? तो राजपुताना के एक पर्टिकुलर भाग का या एरिया का या क्षेत्र का नाम था और वो नाम क्या था? आपका मारवाड़। फिर सर मान लिया मारवाड़ नाम था, पर आज ये क्षेत्र कहां पर है? अगर हम बात करें कि आज ये क्षेत्र मारवाड़ कहां पर है, तो आप इस चीज को देखना। माना कि ये आपका राजस्थान का मैप है। इस राजस्थान के मैप में देखो, अगर मैं आज की बात करूं, किसकी? आपके आज की। तब तो आपका जो ये जोधपुर है, जो आपका ये जोधपुर है, या तो आप ऐसे मान सकते हो कि वर्तमान में जोधपुर के आसपास का भूभाग है उसे मारवाड़ कहते हैं। पर हमें पर्टिकुलरली बात करनी है कि सर वास्तव में मारवाड़ उस क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते थे। एक तो ये आपका जोधपुर, एक तो कौन सा? आपका जोधपुर। इसके अलावा ये आपका बाड़मेर, ये आपका जालोर, ये आपका पाली और आपका ये नागौर वाला क्षेत्र। ये सारा जो एरिया है ये किस में आते थे आपके? तो ये आपके मारवाड़ के क्षेत्र में आते थे। कौन कौन से? आपके बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, आपका पाली और जालोर। ये पूरा जो सम्मिलित भूभाग है, इसी भूभाग को क्या कहा जाता था? आपके मारवाड़ कहा जाता था। समझ में आ गया कि मारवाड़ क्या है? तो मारवाड़ के रूप में आप याद रखोगे कि ये आपका एरिया है ना, जोधपुर वाला, बाड़मेर वाला, ये आपके जालोर वाला, ये पाली वाला और ये नागौर वाला। ये एरिया जो आपका सम्मिलित रूप से है, इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? आपके मारवाड़ कहा जाता था। ये पूरा पर्टिकुलर भाग उस समय में आपके मारवाड़ का क्षेत्र कहलाता था और हमें इसी क्षेत्र का आज इतिहास पढ़ना है। याद रह जाएगा कि आपके मारवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते थे। तो हमने जब मारवाड़ की बात की है कि मारवाड़, तो याद रखना कि आपके जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर, आपका पाली, आपका नागौर और जो जालोर वाला क्षेत्र है, ये सारा का सारा क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका मारवाड़ कहलाता है। तो जब भी मारवाड़ की बात आए ना, मारवाड़ के इतिहास में मारवाड़ शब्द का नाम ले रहे, तो याद रखना ये क्षेत्र या तो जोधपुर से होगा, या बाड़मेर से होगा, या पाली से होगा, या नागौर या जालोर से। इन्हीं क्षेत्रों में ये पूरा इतिहास चलेगा। तो मान लिया कि सर मारवाड़ तो ये है कि जोधपुर, बाड़मेर, पाली, नागौर, जालोर का जो सम्मिलित भूभाग था, इसी भूभाग को किसी समय में हम मारवाड़ कहते थे। फिर जैसे सर हमने पढ़ा था कि मेवाड़ में गुहिल वंश है, आमेर में कछुआ वंश है,
उसी प्रकार मारवाड़ में किस वंश ने शासन किया था? तो याद रखोगे यहां पर आपके राठौड़ राजवंश ने शासन किया। ये पहले इसकी सामान्य जानकारी आपको याद रखने की, राठौड़ राजवंश ने शासन किया। तो ये दो बात हुई कि पहला तो आपके मारवाड़ कहते किसको है, इसमें क्षेत्र कौन सा आता है, और इसमें आपके कौन से राजवंश ने शासन किया? तो आपके राठौड़ राजवंश ने शासन किया। ये इतनी चीज आपके क्लियर हुई कि मारवाड़ ये क्षेत्र, इसमें कौन सा राजवंश हुआ? तो राठौड़ राजवंश। इसके बाद में इस राठौड़ राजवंश तो है, पर ये राजवंश है कहां से? हमें क्या पता कि राठौड़ राजवंश कहां से आया था? तो पहले हम देखते हैं राठौड़ राजवंश से, लेकिन उससे पहले आप गौर करो एक शब्द पे। आपके सामने एक नाम आया है राठौड़। क्या शब्द आया आपके? राठौड़। सर ये राठौड़ शब्द है क्या, कहां से आया? तो याद रखना संस्कृत भाषा का एक शब्द है आपका राष्ट्रकूट। कौन सा आपका? राष्ट्रकूट। किस भाषा का शब्द है आपके? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का एक शब्द है आपके राष्ट्रकूट। इस राष्ट्रकूट शब्द का अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश का मतलब हमारी भाषा में हम बोले तो बिगड़ना। इसका बिगड़ा हुआ एक नाम है, और वो नाम है आपका रटउड। क्या नाम है आपका? रटउड। और रटउड का भी अपभ्रंश हुआ तो एक नाम सामने निकल के आया, और वो क्या नाम है आपका? राठौड़। वो क्या नाम है आपका? राठौड़। तो ये राठौड़ शब्द आया कहां से? तो याद रखोगे संस्कृत भाषा का एक शब्द है राष्ट्रकूट। कौन सा शब्द है आपका? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट का अपभ्रंश होकर एक नाम बना, और वो नाम क्या? आपका रटउड। और रटउड का भी एक अपभ्रंश हुआ और नाम आया आपके सामने राठौड़। तो ये राठौड़ शब्द की उत्पत्ति के बारे में है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि राठौड़ शब्द किस भाषा से बना है, या राठौड़ शब्द किस अपभ्रंश से बना है, तो अगर आपको ऑप्शन मिलता है रटौड़, तो ये अपभ्रंश किससे हुआ है? आपके रटौड़ से। और रटौड़ नहीं मिलता है तो ये किससे अपभ्रंश हुआ है? आपके राष्ट्रकूट से। क्योंकि राष्ट्रकूट का अपभ्रंश हुआ रटौड़ का अपभ्रंश हुआ राठौड़। तो ये शब्द आ गया आपके। फिर कि सर मान लिया कि आपने हमें बताया कि आपका राष्ट्रकूट से रटौड़ बना, रटौड़ से राठौड़ बना, पर ये आए कहां से थे राष्ट्रकूट? या फिर हमारे राजस्थान में जिस वंश ने शासन किया, राठौड़ आए कहां से? इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? तो देखो बच्चों, अभी तक राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहां से हुई है, इसके ऊपर इतिहासकार भी एक मत नहीं हो पाए। इतिहासकारों में भी वाद विवाद चल, और वैसे भी मैं कहूं तो ये इतिहास का विषय है, शोधकर्ताओं का विषय। हमें तो इतना ध्यान रखना है कि हमारा पेपर में सवाल नहीं अटकता। तो राठौड़ की उत्पत्ति से संबंधित अभी हमारे दो सिद्धांत आपके प्रचलित है। एक तो इन्हें कहते हैं कि कनौज के गहड़वाल के वंशज है, और कुछ इतिहासकार इन्हें मानते हैं कि नहीं, ये गहड़वालों के वंशज नहीं थे, ये आपके दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट के वंशज थे। और कुछ इतिहासकार ऐसा भी कह देते हैं कि नहीं साहब, राष्ट्रकूट और गहड़वाल एक ही थे। तो याद रखना ये अभी वाद विवाद वाला ही मुद्दा बना हुआ है कि राठौड़ आखिर वास्तव में किसके वंशज थे। पर हमें तो आपके पेपर की दृष्टि से याद रखना है कि इनके दो मत आपके प्रचलित है। एक कनौज के गहड़वाल के वंशज थे, दूसरा दक्षिण जो आपका दक्षिण भारत है उसमें राष्ट्रकूट के वंशज थे। तो हम इनके उत्पत्ति के बारे में बात करें, राठौड़ों की उत्पत्ति, उत्पत्ति के बारे में आप बात करो तो एक सिद्धांत तो मैंने आपको बता दिया कि कनौज के गहड़वालों के वंशज, कनौज के गहड़वाल के वंशज, ठीक है। एक मत तो आपका ये हो गया कि किसके वंशज? आपके कनौज के गहड़वाल। दूसरा है आपके दक्षिण भारत के
राष्ट्रकूट के वंशज, राष्ट्रकूट के वंशज, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट के वंशज, ये आपको ध्यान रखना है। दो सिद्धांत आपके हैं। ये इतिहास का विषय कहां से उत्पन्न हुए थे, उन इतिहासकारों की माथापच्ची है, अलग से शोध करता है, लेकिन हमें आपके मुख्यतः ये दो सिद्धांत याद। लेकिन फिर आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना है, और दिमाग लगा के ये याद रखना है कि इनको कन्नौज के गहड़वाल के वंशज बताया किस इतिहासकार ने था, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट के वंशज किस इतिहासकार ने बताया है। तो याद रखना, गहड़वालों के वंशज बताने वाले आपके दो इतिहासकार हुए। एक तो आपके कर्नल जेम्स टोड। कौन आपके? कर्नल जेम्स टोड, याद रह जाएगा। इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। आपके राजस्थान इतिहास के पिता जिन्हें हम कहते हैं आपके घोड़े वाले बाबा, तो वो ही आपके कर्नल जेम्स टोड। और दूसरे है आपके मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी। तो याद रखोगे कि कन्नौज के गहड़वाल के वंशज बताने वाले राठौड़ों को इतिहासकार कौन कौन है, तो इतिहासकार कौन कौन हो जाएगा? एक तो थारो कर्नल जेम्स टोड, कौन हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड। दूसरो इतिहासकार है मुहणोत नैणसी, दूसरो इतिहासकार है मुहणोत नैणसी। गहड़वालों के वंशज किस किस ने बताया? तो कर्नल जेम्स टोड, दूसरा आपका मुहणोत नैणसी। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट के वंशज किसने बताया। तो इसमें आपके एक इतिहासकार का नाम याद रखना है, और वो है आपके दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा पूछ लिया जाए कि दशरथ शर्मा के अनुसार राठौड़ वंश किसके वंशज है, तो क्या बताओगे आप? क्या बताओगे? दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट के। दो सिद्धांत तो आपके ये है। अब एक सिद्धांत और है आपका, वो आप थोड़ा सा याद रख लेना, इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है फिर भी, कि इन्हें आपके भगवान शिव के, भगवान शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा का वंशज बताया, चंद्रमा का वंशज बताया गया। क्या बताया गया है? तो याद रखोगे कि जो भगवान शिव है, और भगवान शिव के शीश के ऊपर जो चंद्रमा रहता है, यहाँ पे भगवान शिव होते हैं, उनके शीश पे चंद्रमा लगा होता है, उन चंद्रमा का वंशज बताया। और बताया किसने आपके? तो जो राठौड़ों की वंशावली मिलती है, कौन सी आपकी? राठौड़ों की वंशावली, उसमें ये आपका वर्णन है कि हमारा तो जो उत्पन्न है, या हमारे पूर्वज है, हमारे पूर्वज है वो आपके भगवान शिव के जो शीश पे चंद्रमा है, उनके वंशज बताया गया। तो राठौड़ों की वंशावली में, वंशावली में इतना आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास तीन सिद्धांत आ गए ऐसे, गहड़वालों के वंशज, राष्ट्रकूट के वंशज, और भगवान शिव के शीश पे चंद्रमा का जो स्थित चंद्रमा है उनके वंशज। इसके साथ साथ आप एक सिद्धांत और याद रख लेना, थोड़ा सा दिमाग में रह जाए। कुछ कहते हैं कि जो हिरण्याकश्यप हुए थे, इन हिरण्याकश्यप के वंशज बताया गया। हिरण्याकश्यप तो आप जानेंगे, हिरण्याकश्यप कौन है? तो आपको याद आ रहा होगा कि जो हम प्रहलाद वाली कहानी पढ़ते हैं, जो होलिका का भाई हुआ करता था हिरण्याकश्यप, उनके वंशज बताया गया है। तो एक सिद्धांत आप ये भी याद रख लेना कि हिरण्य कश्यप के वंशज, हिरण्य कश्यप के वंशज। और इन्हें हिरण्याकश्यप के वंशज बताया किसने? तो एक ग्रंथ मिलता है आपका राजरत्नाकर। कौन सा ग्रंथ मिलता है आपके? राजरत्नाकर। इस राजरत्नाकर ग्रंथ में ये बताया गया कि जो आपके राठौड़ है, ये राठौड़ आपके हिरण्याकश्यप के वंशज। तो हमने क्या देखा राठौड़ों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में? इन्हें कन्नौज के गहड़वाल का वंशज बताया। बताया किसने? तो कर्नल जेम्स टोड और आपके मुहणोत नैणसी। इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट का वंशज बताया गया। तो दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंशज किसने बताया? आपके दशरथ शर्मा ने। इसे भगवान शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा का वंशज बताया। बताया किसने? राठौड़ों की जो वंशावली मिलती है।
और इन्हें हिरण्यकश्यप के वंशज बताया। और हिरण्यकश्यप के वंशज बताने वाले कौन है, तो आपका एक ग्रंथ मिलता है, और वो ग्रंथ कौन सा है, तो आपका राज रत्नाकर। इससे मैं आगे की बात करूं, हमने अभी तक आपके मारवाड़ में क्या देखा, एक तो मारवाड़ के क्षेत्र का, एरिया का, कि कौन से क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता, तो कौन से को कहा जाता था, तो जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली और जालौर। मारवाड़ में किस वंश ने शासन किया, तो मारवाड़ में राठौड़ वंश ने शासन किया। इसके अलावा राठौड़ शब्द आया कहां से, उसके हमने चर्चा की कि संस्कृत के राष्ट्रभाषा, जो आपके संस्कृत के राष्ट्रकूट शब्द से बना है। राष्ट्रकूट का अपभ्रंश हुआ रटउडमण, रटउड का अपभ्रंश हुआ राठौड़बण। इसके बाद में राठौड़ कौन थे, तो इनकी उत्पत्ति के बारे में देखते। अब आगे और देखते। अब देखो आप, अब क्या याद रखोगे आप, एक याद रखना कि मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना, राठौड़ वंश की स्थापना किसने की, मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना, तो याद रखना, आपको नाम याद रखना है राव सिंहा। राव सिंहा, एक बार आप इतना ध्यान रखो, फिर मैं राव सिंहा की बात करूं। अभी हमको नोट वाइज एकदम चलना है कि मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की, तो राव सिंहा ने की। और कब की, तो याद रखोगे 1240 ईस्वी में की। ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछा जाता है कि मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना कब की गई, तो 1240 ईस्वी में। मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी आपके, तो राव सिंहा ने। दोनों चीज आपको याद। अब राव सिंहा कौन है, कहां से आया था, कब कैसे स्थापना की थी, वो हम पूरी चर्चा करेंगे, पर पहले इतना देखो और आपकी इसकी सामान्य जानकारी की मैं बात करता हूं। एक आप याद रखोगे, तो मारवाड़ में राठौड़ वंश हम पढ़ रहे हैं, तो इन राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है, राठौड़ वंश की कुल देवी। तो जब हम राठौड़ वंश की कुल देवी की बात करते हैं, तो आपका नाम आएगा नागणेची माता। किसका, आपके नागणेची माता। आपको एक बार याद रखना है कि राठौड़ वंश की कुल देवी कौन थी, तो नागणेची माता। और एक आपको ध्यान रखना है कि राठौड़ वंश की आराध्य देवी या फिर आपकी इष्ट देवी कौन है, तो वो आप याद रखोगे चामुंडा माता। कौन आपकी, चामुंडा माता। चामुंडा माता, चामुंडा माता, इतना याद रह जाएगा कि मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की, राव सिंहा ने। कब की, 1240 ईस्वी। राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है, तो कुल देवी आपको याद रखना है कि इनकी कुल देवी है नागणेची माता। कौन है, नागणेची माता। कौन है, नागणेची माता। राठौड़ वंश की आराध्य देवी या इष्ट देवी कौन है, तो याद रखोगे चामुंडा माता। कौन है, चामुंडा माता। अब हम बात करते हैं राव सिंहा की, कि राव सिंहा ने किस प्रकार यहां पे राठौड़ वंश की स्थापना की थी और कैसे की थी। अब हम पर्टिकुलर आपके राव सिंहा पर चलते हैं। कौन, आपके राव सिंहा। राव सिंहा, एक बात तो अभी हमने की थी कि राव सिंहा मारवाड़ में राठौड़ वंश का क्या है, संस्थापक। क्या है आपका, संस्थापक। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है, राठौड़ वंश का संस्थापक। राठौड़ वंश का संस्थापक हमेशा याद रखना, जो संस्थापक होता है उसे आपका आदि पुरुष भी कहते। तो राठौड़ वंश का आदि पुरुष भी कौन हो जाएगा, तो राव सिंहा। कौन हो जाएगा, राव सिंहा। आदि पुरुष को ही आपका मूल पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल पुरुष। क्या कहा जाता है, मूल पुरुष। तो राव सिंहा राठौड़ वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष। कि सर हमें समझ में आ गया कि आपका
जो मारवाड़ है, उस मारवाड़ में राठौड़ वंश को कोई स्थापना करने वाला आदमी था, तो वो राव सिंह है। आ गया, कितना समझ में आ गया? पक्का आ गया? पक्का आ गया। और राव सिंह को ही राठौड़ों का क्या कहा है? आदि पुरुष। ये भी हम समझ। सिंह को ही क्या कहा है? मूल पुरुष। या भी दिमाग में पूरी तरह बैठ गई। पर गुर्जू राव सिंह है कौन है? तो जब हम राव सिंह की बात करते हैं तो याद रखना, राव सिंह के बारे में कहा जाता है कि कन्नौज में जो आपका बदायूं क्षेत्र है, यहां पे एक शासन हुआ करते थे सेतराम जी। कौन? आपके सेतराम जी। और ये सेतराम जी के पुत्र हुआ करते। अच्छा सर, कि बदायूं में सेतराम जी के पुत्र है, बदायूं तो कन्नौज वाला क्षेत्र है। अच्छा सर, सेतराम जी के पुत्र हुआ करते थे राव सिंह। फिर सर ये हमारे राजस्थान में कैसे? तो इसके पीछे एक कहानी है, अब आप सुनो। कहते हैं कि सेतराम जी के 100 पुत्र हुआ करते थे। कितने पुत्र हुआ करते थे? 100 पुत्र। कहीं ना तो यहाँ होगी गुरुजी फेंक दी 100 बेटा हो एक रे एक हो है भाई 100 पुत्र। हम महाभारत पढ़ते हैं तब भी देखते कि कौरव वाले कितने भाई थे? 100। तो उनके हो सकते, तो सेतराम जी के क्यों नहीं हो सकते? क्यों सेतराम जी क्या इंसान नहीं है? इनके भी हो सकते हैं। तो याद रखोगे सेतराम जी के 100 पुत्र थे और उनमें 51वां पुत्र था कौन? आपका राव सिंह। राव सिंह कौन सा पुत्र था? आपके 51वां। हमारे राजस्थान में एक दोहा भी चलता है, आपने सुना हो तो, गुणेंचा सो बड़ो सिया, सियाऊं बड़ा 50। गुणेंचा सो बड़ो सिया, सियाऊं बड़ा 50। तो कहते हैं कि जब सेतराम जी के पुत्र होने वाला था और जैसे सेतराम जी के पुत्र हुआ, तो आजकल तो क्या होता है, जैसे ही पुत्र हुआ तो घड़ी में हम टाइम देख लेते हैं कि हाँ साहब 10:12:18 पे लड़का हुआ है, और टाइम लिख देते हैं कि 10:12:18 पे ये हुआ। उसके बाद हम उसकी जीवन कुंडली बनवाते, पंडित जी को, आपके पंडित जी को दिखाते। पंडित जी उस टाइम को देखे, ग्रह को देखे, नक्षत्र को देखे, उनके जीवन के बारे में हमें बताते। पर कहते हैं कि यहाँ कहानी थोड़ी सी उल्टी होगी। उल्टी क्या होगी? चेंज क्या हुई कि जब आपके राव सिंह जन्म हुआ तो पहले टाइम वगैरह तो होता नहीं था कि इतना बच गया इतना। तो क्या होता था कि सूर्य और चंद्रमा की छियां होती थी, उसके आधार पे वो टाइम निकाला था। और जो दाई होते हैं ना, दाई का मतलब समझ रहे हो ना? नर्स, नर्स जिसे आज हम नर्स कहते हैं, पहले गांव में आपकी दाई हुआ करती थी। और ये दाई का काम था कि जैसे कोई आपका लड़का या लड़की उत्पन्न होते थे, तो उत्पन्न होते ही वो आपके सूर्य या चंद्रमा की जहां पर लाइन पड़ती थी उसके आधार पे लाइन खींच देते थे, और अगले दिन पंडित जी उस लाइन को देख के टाइम का निर्धारण किया करते थे। और उस टाइम के निर्धारण पे उस बच्चे के ग्रह, नक्षत्र, नाम वगैरह, उसकी जीवन कुंडली, आपके सब कुछ बनाया जाता था। पर कहते हैं कि जब राव सिंह का जन्म हुआ ना, तो दाई भूल गई। दाई के भूल गई? दाई भूल गया लाइन खींचनी। अरबी 10-1 मिनट बाद में याद आई कि अल्यो लाइन तो खींची कौन। कृपा सोची राजन के बिरपट है, अब जाके खींचिया। तो वो 12 जागे लाइन खींची, लाइन खींची। अब अगले दिन राजा जी आते हैं पंडित जी को साथ में लेके, और वो लाइन दिखाते हैं कि आप इसको देख के इस लड़के का नाम निकालिए, आप इसके जीवन के बारे में बताइए, इसके भाग्य के बारे में बताइए। और कहते हैं कि भाई आपका जो भाग्य है वो तो पल पल में बदलता है। और पंडित जी ने लाइन देखी और टाइम की गणना की, और टाइम की गणना करके उन्होंने बताया कि राजा जी गलत हो गया। गलत क्या हो गया? कि इस बच्चे का जन्म इस नक्षत्र में हुआ है कि अगर आप इसका मुंह देख लोगे तो आप मर जाओगे। कहने का मतलब आप इसका मुंह नहीं देख सकते, मर जाओगे। तो सिंह जी बोले, आपके सेतराम जी बोले कि आपने मुंह देखने की जरूरी है, और गणाई है। और जलादों को कहा कि जलाद तुम आओ और इस बच्चे को जंगल में ले जाके मार दो। और कहते कि जलाद है वो इस बच्चे को ले जाते आपके सिंह जी को और जंगल में मारने चले जाते। पर वो भी देखते कि 1 दिन का बच्चा है, 2 दिन का बच्चा है, हम कितने भी जला दो, ऐसे बच्चे को तो नहीं मारा जाए। तो क्या किया जाए? कहते कि एक शेर की गुफा थी, और शेर की गुफा के अंदर इस बच्चे को फेंक दिया उन्होंने। जब शेर की गुफा में उस
बच्चे को आपका फेंका गया तो कहते हैं कि उस शेरनी ने अपने बच्चों को जन्म दिया था और शेरनी सोई हुई थी और सियान जी गुड़कते 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 उन बच्चों के पास जाके गिर गए। कुछ देर बाद शेरनी उठती है और देखती है एक इंसान का बच्चा है, एक शेर का बच्चा है, और भी बच्चे एक दो शेर के, लेकिन वो शेरनी समझ नहीं पाती कि ये बच्चा कौन है, पर वो मान लेते कि ये बच्चा मेरा ही है और बच्चा मेरा ही मानकर वो उस बच्चे को भी पालना प्रारंभ कर देती है। वो आपके शेरनी का दूध पिए, शेरों के साथ खेले, शेरों के साथ आपके चिंघाड़े, शेरों की तरह अपने हाथों को पगों के रूप में यूज करे। इस प्रकार सिंहा का बचपन बीतने लगा। वही आपके डार्विन का सिद्धांत कि जैसे माहौल में आप रहोगे वैसे ही बन जाओगे। और कहते हैं कि आपका एक क्षेत्र पड़ता था पालीवाल। पालीवाला जो क्षेत्र है इसमें रहते थे आपके पालीवाल ब्राह्मण। कौन रहते थे? आपके पालीवाल ब्राह्मण इस एरिए में। और ये पालीवाल ब्राह्मण ये व्यापार किया करते थे। क्या किए करते थे? आपके व्यापार की। पालीवाल ब्राह्मण वो व्यापार किया करते थे, इधर आपके गुजरात तक, इधर आपके बंगाल तक व्यापार किए करते। और इस क्षेत्र में कोई राजा नहीं था, तो राजा नहीं था तो पालीवाल ब्राह्मणों को लुटेरे वो लूट लिया करते थे। तो ये पालीवाल ब्राह्मण भी चाह रहे थे कि काश हमारा भी कोई राजा होता, क्योंकि राजा का काम क्या होता था? जनता की रक्षा करना, उसके बदले में उसे कर दिया जाता था। और एक बार ये पालीवाल ब्राह्मण इस जंगल में जहां पर ये आपके राव सिंह शेर को के साथ खेला करता था, वहां पे अपना जीवन बिताया करता था, वहां से गुजर रहे थे और इन्होंने देखा कि एक बच्चा 4-5 शेरों के साथ खेल रहा है और उन शेरों को डरा के भगा रहा है और शेर डर रहे हैं, लेकिन वो उन शेरों की तरह ही चिंगाड़ रहा है, शेरों की तरह अपने हाथों को पैरों के रूप में यूज कर रहा है, उन्हीं की तरह कच्चा मांस खा रहा है। तो ये आपके पालीवाल ब्राह्मण थे, ये डर गए और डर के भागते भागते सेतराम जी के पास पहुंचे कि सेतराम जी, हमने आपके जंगलों में अनोखा चीज देखा है। कि अनोखा क्या देखा? कि आपके जंगल में कोई इंसान है एक बच्चे के रूप में, शेरों के साथ खेल रहा है, शेरों के साथ चिंगाड़ रहा है, शेर उससे डर के दूर भाग रहे। सेतराम जी बोलिया के बात है साहब, दिन के थाना में ही मिले होंगे, रात अरे भी उतरी को नहीं गए, मन्ना तो लगा कि रात अरे थारे उतरी को नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान 4-4 शेरों को डरा रहा है और शेर डर के भाग रहे हैं? लेकिन कहते हैं कि ये ब्राह्मण तो ऐसे कह के आगे चले गए। लेकिन जो राजा के दरबार में जो जल्लाद बैठे थे उस बच्चे को फेंक के उन्होंने कहा कि महाराज हो या ना हो, अगर आप हमारी माफी, अगर आप हमें माफ कर दो तो हम बता सकते हैं कौन है। तो महाराजा ने कहा कि जाओ, तुम्हारे 7 खून तक माफ के बताओ ये कौन है। कि महाराज ये हो या ना हो, जो आपके लड़का हुआ था हम उसको गुफा के अंदर फेंक के आ गए थे, और हो या ना हो ये वही है। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजे, सैनिक जाते हैं, सिंह जी को पकड़ते हैं, पकड़ कर लाते हैं दरबार में। और वही बात डार्विन वाला फिर से सिद्धांत लागू होता है, जब वो मानसों को देखता है तो मानसों की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता है, ऐसे कपड़े वगैरह पहनाए जाते कि क्या जिंदा रह रहे हो ऐसे बिना कपड़ों के, बाल वगैरह काटे गए, थोड़ी बहुत दाढ़ी वगैरह बनाई गई। कहने का मतलब अब वो इंसानों के बीच रहने लगा तो इंसानों वालों तरह ही व्यवहार करने लगा। और वो कौन थे? आपके राव सिंह। लेकिन वही ब्राह्मण कुछ दिनों के बाद वापस आते और राजा से कहते हैं कि राजा जी पता लगाया वो कौन था? सेतराम जी का धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मुझे मेरे बेटे से मिलाया, वो मेरा ही बेटा था। आप बोलो अगर मेरे लायक कोई सेवा हो। तो ब्राह्मणों ने कहा कि साहब हम जिस एरिया में रहते हैं, हम व्यापार करने इधर उधर जाते हैं और वहां पे जो लुटेरे हैं वो हमें लूट लेते हैं। अगर आप किसी अपने एक बंदे को भेज दो वहां पर जाके, ताकि हमें उन लुटेरे आपके जो लूट कर रहे हैं, जो लुटेरे हैं उससे मुक्ति दिला सके, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो राव सिंह जी ने कहा कि आपके सेतराम जी ने कहा कि बहुत से है, मेरे तो 100 बेटे, आपको जो जी में उसको ले दो। नहीं नहीं, हमें वो ही चाहिए जो शेरों के साथ खेल रहा। तो कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों की वजह से आपके सेतराम जी सिंह को इस क्षेत्र में भेजते और राव सिंह इस क्षेत्र में आते हैं। और आते ही कहते हैं कि 27 घोड़ों के साथ आते हैं। 27 का मतलब 20 को 7 बार गुणा करो आप, 140 घोड़ों के साथ यहाँ पे 140 सैनिकों के साथ आए, आके यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। और अपना पहला साम्राज्य वो पाली क्षेत्र में स्थापित किया था। और पाली को कहते हैं कि अपनी राजधानी भी बनाया, कुछ कहते नहीं बनाया था, लेकिन अधिकांश यही इतिहासकारों को मानना है
इन्होंने अपना पहला क्षेत्र वो पाली में ही बसाया। याद रखना कि राव सिंह किसके पुत्र है, तो सेतराम जी के 51वें पुत्र हुआ करते थे। इन्हें आपके मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष का है। ये आपके राव सिंह राजस्थान में या राजपूताना में किसके कहने से आए थे, तो पालीवाल ब्राह्मणों के कहने से यहां पर आए थे। या फिर ऐसे घुमा के पूछ लिया जाए कि मारवाड़ में राव सिंह को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो लाने का श्रेय किसे दिया जाएगा, आपके पाली वाले ब्राह्मणों को। राव सिंह आते हैं, यहां आने के बाद अपना साम्राज्य स्थापित किया, और साम्राज्य स्थापित करने के बाद इनका राव सिंह का 1273 ईस्वी के आसपास लाखा भंवर का एक युद्ध होता है। लाखा भंवर का युद्ध, इसमें लाखों ब्राह्मणों की सहायता से जो मेर जनजाति थी उसके साथ युद्ध किया जाता है, और इस युद्ध में लड़ते हुए राव सिंह की मृत्यु हो जाती है। इनकी रानी हुआ करती थी पार्वती सोलंकी, और पार्वती सोलंकी इनके साथ सती होती है। पार्वती सोलंकी इनके राव सिंह के साथ क्या हो जाती है, आपकी सती होती है। पर याद रखना कि राव सिंह की छतरी कहां पर बनी हुई है, तो यहीं पर आपके राव सिंह की छतरी, एक गांव पड़ता है आपके बाड़मेर में, बिट्ठू गांव। बिट्ठू गांव में इनकी क्या बनी हुई है, आपकी छतरी बनी हुई है राव सिंह की। और यहां पर एक इस छतरी के ऊपर ये सारा अभिलेख लिखा हुआ है, जिसमें से हमें जानकारी मिलती है कि ऐसे ऐसे लाखा भंवर का युद्ध हुआ, जिसमें राव सिंह जी युद्ध करते हुए आपके वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी पत्नी पार्वती सोलंकी उनके साथ सती हुई थी। इनकी छतरी है वो बिट्ठू गांव में है। एक मिनट चालू रखना बच्चे। तो याद रह जाएगा। अब इसे हम आपका किस प्रकार आपको थोड़ा सा नोट करना है वो हम लिख लेते, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें याद रखना। ठीक है, अब हम एक एक चीज थोड़ा सी नोट डाउन कर लेते फिर आगे करें कि इनकी रानी कौन है। तो रानी कौन हो जाएगी, पार्वती सोलंकी। पार्वती सोलंकी। इन्होंने राजधानी किसको बनाया था, तो राजधानी बनाया आपके पाली को, याद रखोगे, ठीक है। इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है, तो छतरी बनी हुई है बिट्ठू गांव में, और बिट्ठू गांव कहां पर है, आपका पाली में। सॉरी पहले बाड़मेर बोल दिया था, सॉरी, क्योंकि पहली राजधानी पाली है तो पाली में। बिट्ठू गांव कहां पर है, पाली पर। ये सारी जानकारी इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था, तो आपके लाखा भंवर का युद्ध। लाखा भंवर का युद्ध, लाखा भंवर का, ये जानकारी हुई आपके राव सिंह। यहां पर आपका यहीं पर वो अभिलेख मिला है जिसमें ये सारी जानकारी। अब कहते हैं कि राव सिंह तो हो गए, इनके बाद आस्थान नाम से एक शासक, लेकिन राव सिंह के जो वंशज हुए बाद में ये कहानी आपके सुनाया करते थे कि हमारे दादाजी जो राव सिंह हुआ करते थे वो शेरों के साथ लड़ते थे और करते थे, ऐसे कहानियां बताया करते, बढ़ चढ़ कर। और फिर किसी ने आगे शासक बना तो इन्होंने आपके ऐसे चित्र बना दिया, ये राव सिंह, ये शेर है और इनके साथ आपके राव सिंह लड़ रहे हैं। तो कहते हैं कि बाद में एक अंग्रेज आया था, आपका बहुत बड़ा लिटरेचर का एक ज्ञाता था, रुडयार्ड किपलिंग के नाम से। और रुडयार्ड किपलिंग आता है मेहरानगढ़ दुर्ग में, और मेहरानगढ़ दुर्ग में वो आके चित्र देखता है कि एक बंदा है शेरों के साथ लड़ रहा है। तो वो पूछता है कि ये पेंटिंग किसकी है, ये चित्र कौन है, ये बंदा। तो कहते आप नहीं जानते, ये हमारे दादाजी है राव सिंह, जो शेरों के साथ लड़ते थे, शेर इनसे डरते थे। और रुडयार्ड किपलिंग को ये बात बहुत अच्छी लगी। वो कहता है क्या वास्तव में सच में ऐसा भी होता है, और कहते हैं कि उसने आपकी एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम है द जंगल बुक, जो 1960 में प्रथम अंग्रेज था जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था इंग्लिश का, लिटरेचर का, साहित्य का, जिसमें आप पढ़ते हो कहानी द जंगल बुक। मूवी भी बनी हुई है मोगली वाली, कि जंगल जंगल में मोगली है, मोगली वाली कहानी आपने देखी होगी, मूवी देखी होगी, पर आप राव सिंह को नहीं जानते।
कहीं ना कहीं उन आपके रुडयार्ड को ये सोचने की या उसके दिमाग की उपज तो ये आपके राव सिंह वाले थे। बाद में उसने पुस्तक लिख दी होगी, उस करेक्टर को मोगली के नाम से दिखाया है, और उस मोगली के नाम से दिखाने से पहले उसके विचार दिमाग में कहां से आया, तो वो राव सिंह के बारे में आया था, क्योंकि उसने पेंटिंग्स देखी थी आपके मेहरानगढ़ में। तो जब भी आप मोगली की मूवी देखते हो ना, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए कि ये हमारा राव सिंह, ये जो करेक्टर दिखाया जा रहा है, ऐसे हमारे राव सिंह हुआ करते थे राजपूताने की, जो शेरों के साथ खेला करते थे। ये है आपके राव सिंह। चलो इसके बाद में हम बात करते हैं। इसके बाद में आपके शासक बने एक आस्थान नाम से। आस्थान कहते हैं कि आस्थान ने अपने साम्राज्य का थोड़ा और विस्तार किया, और विस्तार करके अपनी राजधानी बनाया था खेड़ को, जो बाड़मेर में पड़ती। और एक इन्होंने बाड़मेर में रणछोड़राय का मंदिर बनाया था। तो दो चीजें आप याद रखना। एक तो क्या याद रखोगे कि राजधानी किसको बनाया, राजधानी बनाया खेड़ को, और खेड़ कहां पर है आपके बाड़मेर में। एक इन्होंने रणछोड़राय का मंदिर बनाया, रणछोड़राय का मंदिर कहां पर आपके खेड़ में। बस आस्थान से आपको इतनी ही चीजें याद। इन्होंने एक तो राजधानी को परिवर्तन किया था, और एक आपके रणछोड़राय का मंदिर बनाया था। इतनी सारी बातें किसकी है, तो आपके आस्थान के। तो पहले पोत तो हमने आपका क्या पढ़ा, तो पहले पोत हमने आपका पढ़ा है राव सिंह जी के बारे में। राव सिंह जी के बाद में हमने क्या पढ़ा, तो आपके आस्थान के बारे में, कि आस्थान ने क्या किया था, क्या नहीं किया। इसके बाद में एक और शासक मिलते हैं, हमें उनकी बात ध्यान रखनी है। आपके छोटे, आपको याद रखना, दुहड़ जी। कौन आपके दुहड़ जी। दुहड़ जी के बारे में आप क्या बात है, एक तो याद रखना कि दुहड़ जी बचपन में अपने ननिहाल वगैरह रहते थे, क्योंकि आस्थान के युद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई। तो जब ये अपने ननिहाल में रखते थे, तो कहते कि एक बार ये आपके खेल रहे थे। जो गिंडी होती है ना, गिंडी जिसे हम बॉल कहते हैं, गांव में हमारे क्या होता है, जो बॉल होती है वो कपड़े की बॉल बनाई जाती है, और कपड़े की बॉल बना के एक दूसरों को मारने के लिए वो गेंद से खेला जाता है। तो उसी प्रकार दुहड़ जी खेल रहे थे, और वहां पे पास में कोई महिला आपकी फेफड़ी थाप रही थी। फेफड़ी आप समझ गए होंगे, फेफड़ी थाप रही, तो वो बॉल है वो उस महिला के पास में जाके गिरती है, और दुहड़ जी कहते हैं कि बोल दो। एक तो उस बुढ़िया की वो बॉल पास में जाके पड़ी, तब लगी थी, तो उसने कहा कि बोल तो खुद आके ले ले, मैं काम कर रही हूँ। तो कहा कि बोल दो। दुहड़ जी ने ऐसे गुस्से में कहा। उसने कहा एक तो हमारा ही खाता है, और ऊपर हम पे ही आपका राज जमा रहा है। कहने का मतलब एक तो ननिहाल में बैठा है, ननिहाल वालों के ऊपर राज जमा रहा है, खुद का तो अता पता है नहीं कि कौन है, कौन इनकी कुल देवी है। ऐसा उस बुढ़िया ने ताना मार दिया कि तुम्हें तो यही नहीं पता कि तुम्हारी कुल देवी कौन है, और तुम हम पे राज जमा रहे हो हम पे। तो कहते कि दुहड़ जी नाराज हो जाते और घर जाते आपके मम्मी के पास, जाते हैं कि मम्मी मम्मी कहाँ हो, हमारी कुल देवी कौन है, मुझे ये बताओ। दुहड़ जी की मम्मी कहती कि बात क्या हुई, कि नहीं पहले मुझे ये बताओ हमारी कुल देवी कौन है। तो कहते हैं कि हमारी कुल देवी चक्रेश्वरी माता है। अभी मैंने नागणेची माता कहा था, लेकिन याद रखना उनका नाम चक्रेश्वरी देवी भी है। कहा कि चक्रेश्वरी देवी या नागणेची माता है, जो दक्षिण भारत में कर्नाटक में है। और कहते हैं कि दुहड़ जी अपनी मम्मी की बात सुन के अपनी कुल देवी की मूर्ति लाने के लिए कर्नाटक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इतिहासकारों का ध्यान गया या नहीं गया, पर एक बात आप सोचो कि जब दुहड़ जी अपनी कुल देवी की मूर्ति कर्नाटक से लाने जा रहे, तो इनका संबंध कहीं ना कहीं कर्नाटक से रहा, दक्षिण भारत से कहीं ना कहीं राठौड़ों का संबंध रहा है। तो दुहड़ जी जाते हैं कर्नाटक से चक्रेश्वरी देवी या नागणेची माता की मूर्ति लाते हैं। और ऐसी कहानियां हैं कि माता जी ने कहती है कि मैं तेरे साथ चलती हूं, लेकिन एक बात याद रखना कि तू पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, जहां पर भी पीछे मुड़ के देखेगा वहीं पर मैं स्थापित हो जाऊंगी, फिर ये मूर्ति तुमसे आगे नहीं चलेगी। और कहते हैं कि दुहड़ जी मूर्ति को लेके चल देते हैं। आते गए आते गए आते गए, और जैसे बाड़मेर वाला क्षेत्र है वहां पर वो रुक जाते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं, तो वो मूर्ति उसके बाद में उससे आगे नहीं चली। इसलिए दुहड़ जी ने बाड़मेर में वो मूर्ति स्थापित करवा दी थी। और जब नागणेची माता की मूर्ति वहां पे स्थापित करवाई गई, तो उस गांव का नाम ही पड़ गया नागाना। तो दुहड़ जी के बारे में दो बातें आपको याद रखनी है।
एक तो क्या कि यह कर्नाटक से, यह कर्नाटक से अपनी कुल देवी, कर्नाटक से अपनी कुल देवी, कर्नाटक से अपनी कुल देवी चक्रेश्वरी देवी, चक्रेश्वरी देवी या फिर नागनेची माता की मूर्ति लाए, मूर्ति लाए। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि नागाना बाड़मेर, नागाना में नागनेची माता का, नागाना में नागनेची माता का मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाया। तो ये आपको दो बातें याद रखनी है दुहड़ जी से, कि दुहड़ जी ये एक तो कर्नाटक से अपनी कुल देवी नागनेची माता या चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लेकर आए थे और उस मूर्ति को बाड़मेर में स्थापित करवाया था और उस गांव का नाम ही क्या पड़ गया, नागाना। तो पूछ लिया जाए कि दुहड़ जी ने नागनेची माता का मंदिर कहां पे बनवाया था, तो नागाना में। कहते हैं कि जो ये आपकी नागनेची माता या चक्रेश्वरी देवी माता ही है, ये आपके 18 भुजा वाली देवी है। ये जो माता है इसकी मूर्ति है वो आपके काष्ठ की मूर्ति है, काष्ठ की, काष्ठ का मतलब काठ की मूर्ति है। ये सारी बातें आपकी नागनेची माता से। तो ये शासक कौन हो गए आपके, दुहड़ जी। अब दुहड़ जी से आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आज हम आपके। दुहड़ जी से आगे आप याद रखना शासक बने थे आपके सलखा जी। कहते हैं सलखा जी के बारे में कि जो आपके राव सलखा जी हुआ करते थे इनके कोई पुत्र नहीं था, ये निसंतान हुआ करते थे। और जब निसंतान हुआ करते थे तो कहते हैं कि एक बार ये शिकार करने आपके जंगल में गए हुए थे। अब आपको पता ही है कि जब बंदा जंगल में शिकार करने जाएगा तो प्यास लग सकती, और कहते हैं इन्हें प्यास लग गई थी। और जब प्यास लग जाती है तो ये देखते इधर उधर पानी की तलाश में, तो इन्हें पानी नहीं मिलता और प्यास से ऐसे जान जा रही थी सलखा जी की। जब सलखा जी की जान जा रही थी तो आपके कहते हैं कि सलखा जी ने देखा दूर कहीं पर एक तपस्वी साधु बाबा तपस्या कर रहे थे। सलखा जी उनके पास जाते हैं और पास जाके विनम्र रूप से आपका उनका सम्मान करते हैं और कहते हैं कि मुझे प्यास लगी हुई है, पानी पिलाइए। तो कहते हैं वो बाबा जी कहते हैं ये मेरा कमंडल पड़ा है, इससे तू भी पानी पी ले और तेरे घोड़े को भी पानी पिला। सलखा जी ने कुछ नहीं देखा, पहले खुद पानी पिया और फिर उसी आपका जो कमंडल होता है जो साधु बाबा रखते इतना के बड़ा, उससे घोड़े को भी पानी पिला दिया और घोड़ा भाप के पानी पी लेता है। और सलखा जी वो कमंडल वापस छोड़ते। जैसे चलने लगे तो उनके एक दिमाग में विचार आया कि यार ये तो कमंडल इतना सा है जिसमें एक लोटा पानी है, मैं भी धाप गया और घोड़ा भी धाप गया और ये कमंडल फिर से भरा हुआ है, तो साधु बाबा जरूर कोई महापुरुष है। और उनके चरणों में गिर जाते और चरणों में गिर के कहते हैं कि हे महात्मा, जैसे मेरी तपस्या या जो मेरी इच्छा आपने पूरी की है, मेरी एक इच्छा और पूरी करो और मुझे संतान नहीं है, संतान दो। तो कहते हैं कि वो आपके साधु बाबा इनको आशीर्वाद देते हैं और इन्हीं के साधु बाबा के आशीर्वाद से सलखा जी को 4 पुत्र होते। तो क्या याद रखोगे, इन्हें साधु के आशीर्वाद से, आशीर्वाद से 4 पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए। ये काम आएंगे हमारे चारों पुत्र आगे इतिहास में। एक पुत्र कौन थे इनके, तो आपने नाम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ लेंगे, मल्लीनाथ जी। एक इनके पुत्र था आपके वीरमदेव। कौन, वीरमदेव। एक पुत्र थे आपके शोभित और एक पुत्र थे आपके जेतराम। कौन, आपके जेतराम। तो ये आपके सलखा जी के।
तो आप याद रखोगे, आज हमने मारवाड़ का इतिहास स्टार्ट किया है। पहले हमने मारवाड़ के सामान्य जानकारी की बात की, उसके बाद में कौन उनके संस्थापक हुआ करते थे उनके बारे में बात की, फिर हमने पूरा राव सिन्हा जी के बारे में पढ़ा, फिर आस्थान के बारे में अध्ययन किया, फिर हमने आपके दुहड़ जी के बारे में पढ़ा, और फिर सलखाजी। और याद रहे तो एक बात और याद रखना आप, जो अभी हमने आपके दुहड़ जी पढ़ा था, इनके एक भाई हुआ करते थे धांधल जी। कौन? आपके धांधल जी, आगे आपके काम आएंगे, पर अभी आप याद रखना कि दुहड़ जी के भाई हुआ करते थे कौन? आपके धांधल जी। और धांधल जी के पुत्र हुआ करते थे पाबूजी राठौड़, जिन्हें हम आपके लोक देवता के रूप में पूजते हैं, पंचपीर के रूप में, पाबूजी राठौड़। तो वो पाबूजी राठौड़ है, वो आपके दुहड़ जी के भाई धांधल जी के पुत्र हुआ करते थे। कहने का मतलब कहीं ना कहीं राज परिवार से जुड़े हुए। तो धन्यवाद साथियों, और आगे का कल अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।